हाय दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आज फिर से जीव जनन कैसे करते हैं इसका भाग 4 आपको हम समझाएंगे। हमने पौधों में भी लैंगिक व अलैंगिक जनन समझा दिया था और जीवों में। अब समझेंगे कि जीवों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। पौधों में भी समझा चुका मैं, तो अब समझते हैं आज हम लैंगिक जनन मानव में। मानव लैंगिक जनन है यानी ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कैसे होता है वो समझते हैं। तो मानव जनन में सबसे पहले मुख्य रूप से जैसे हमने बताया था आपको लैंगिक जनन में मादा नर से नर, मादा से मादा युग्मक जाएगा तो मादा युग्मक, जिसे हम बोलते हैं मादा युग्मक यानी अंडाणु। नर युग्मक जिसे हम बोलते हैं शुक्राणु। यानी मादा युग्मक और नर युग्मक दोनों परस्पर मिलते हैं तब जाकर के एक बनता है युग्मनज। यानी अब इसमें निषेचन घटनाएं आ रही हैं। निषेचन, द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब किस प्रकार से होता है वो समझते हैं। तो जैसे मादा है, नरक में जब नर युग्मक होगा तो निषेचन प्रक्रिया होगी। अब निषेचन के प्रकार 3 होते हैं। निषेचन प्रक्रिया में निषेचन पश्च घटना, निषेचन नंबर 1 निषेचन पश्च घटना, नंबर 2 निषेचन पूर्व घटना, नंबर 3 निषेचन। अब ये समझना निषेचन पश्च घटना, निषेचन पूर्व घटना। तो कहने का मतलब ये विस्तार से 12th में मिलेगा। अभी आपको हम हिंट दे रहे हैं, 12th क्लास में जब आप पढ़ेंगे तब उसमें मिलेगा। तो निषेचन पश्च घटना यानी निषेचन से पीछे होने वाली पहली क्रिया। ये यहाँ से लेकर के युग्मक आया, युग्मक मादा युग्मक, इधर नर युग्मक का निर्माण हुआ, तो ये कहलाता है हमारा निषेचन पश्च घटना। यानी निषेचन पश्च घटना, निषेचन से फिर उसके बाद होगा निषेचन पूर्व घटना। यानी निषेचन, यहाँ ये होगा निषेचन। अब इससे पहले की जो घटना है पूर्व, तो वो निषेचन कहलाएगी, निषेचन पूर्व घटना। और यहाँ पर जो युग्मनज दोनों आपस में मिलेंगे, फिर ये एक निषेचन करेंगे, युग्मनज बनेगा, तो ये कहलाता है निषेचन। आइए समझ में आ गया होगा निषेचन। अब निषेचन कितने प्रकार का होता है वो समझते हैं। निषेचन कितने प्रकार का होता है वो समझते हैं। तो निषेचन हमारा 2 प्रकार से होता है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। नंबर 1 आंतरिक निषेचन, नंबर 2 बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। अब आंतरिक निषेचन क्या होता है वो समझते हैं। तो आंतरिक निषेचन, तो हम सबसे पहले आंतरिक निषेचन को पढ़ते हैं, बाह्य निषेचन को छोड़ देते हैं। तो आंतरिक निषेचन इसमें समझना है, आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं तो वो समझते हैं। वह प्रक्रिया जो मादा
शरीर के अंदर होती है। वह प्रक्रिया जो मादा शरीर के अंदर होती है आंतरिक निषेचन कहलाती है। आंतरिक निषेचन कहलाती है। जैसे मानव और कई एक ऐसा एक एग्जाम्पल याद रखें, मानव कई एक जैसे एनिमल्स होते, जैसे भैंस है, गाय है, बकरी है, तो ये इन सभी में क्या है आंतरिक निषेचन। वह प्रक्रिया जो मादा शरीर के अंदर होती है वो आंतरिक निषेचन कहलाती है। ठीक है, इसमें याद करने की बहुत इजी ट्रिक है। वह प्रक्रिया जो मादा शरीर के अंदर होती है वह आंतरिक निषेचन कहलाती है। अब समझेंगे हम बाह्य निषेचन, जिसका एग्जाम्पल मानव, कई एक जीव होते हैं, तो वो समझ याद रखेंगे आप। ये फर्स्ट हो गया आंतरिक निषेचन। अब नंबर फर्स्ट सेकंड में हमारा आएगा बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन तो कहने का मतलब बाह्य निषेचन। अब बाह्य निषेचन हमें समझना है। बाह्य निषेचन वह प्रक्रिया जो जल के माध्यम से होती है, बाह्य निषेचन होती है, अर्थात जो मादा शरीर के बाहर होती है। मादा शरीर के बाहर होती है। मादा शरीर के बाहर होती है। उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। बाह्य निषेचन कहते हैं। वह प्रक्रिया जो जल के माध्यम से होती है, अर्थात जो मादा शरीर के बाहर होती है। जैसे मेढक क्या करता है, अपने शुक्राणु को किसमें जो छोड़ देता है, जल में। एग्जाम्पल मेढक, ये अपने शुक्राणु को जल में छोड़ देता है और मादा अपने अंडाणु को जल में छोड़ देते, दोनों परस्पर मिल जाते हैं और फिर जाकर के एक निर्माण हो जाता है। तो ये हमारे निषेचन दो प्रकार के होते हैं, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। अब हम समझेंगे सबसे पहले मानव में। अब चैप्टर में आ रहा है हमारा मानव में लैंगिक जनन। हम लैंगिक जनन को पहले से समझा चुके हैं ऑलरेडी। लैंगिक जनन में सिर्फ दो जनकों की आवश्यकता होती है जो विपरीत जनक होते हैं, जैसे नर और मादा। तो इनमें लैंगिक जनन। तो मानव में क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। आपको कोई पूछे कि मानव में कौन सा जनन, लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में सबसे पहले यौवनावस्था। ये चरण कब शुरू होता है मानव में, जब यौवनावस्था आती है, यौवनारंभ।
यौवनारंभ, यानी जिसे हम बोलते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था किशोरावस्था। अब किशोरावस्था में परिपक्व हो जाता है मानव। जब मादा है वो मादा परिपक्व हो जाएगी और जो नर है वो भी परिपक्व हो जाएगा, तभी तो जाकर के युवक का निर्माण होगा। अगर मान लीजिए यौवनारंभ अवस्था शुरुआत नहीं हुई तो उस वक्त इनमें कंडीशन नहीं लागू हो पाती है। तो इनमें यौवनारंभ के कुछ लक्षण होते हैं। कौन कौन से लक्षण होते हैं वो समझते हैं। जब मानव में यौवनावस्था आती है तो उस समय उसकी शारीरिक विकास बढ़ते हैं, जैसे कंधा चौड़ा होना। मैं सबसे पहले मेल में बता रहा हूँ। यौवनारंभ किशोरावस्था मेल में, किशोर में, ठीक है, किशोर में। तो नंबर फर्स्ट चरण होगा। जब यौवनारंभ शुरू होता है तो सबसे पहले लड़कों में कंधे चौड़े हो जाते हैं। कंधे चौड़े हो जाते हैं। नंबर सेकंड, जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स स्रावित होने लगता है तब द्वितीयक लैंगिक लक्षण द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित हो जाते हैं। यानी द्वितीयक लैंगिक लक्षण आप समझते होंगे। जब टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होता है तो मेल में क्या होता है कि दाढ़ी और मूछ निकलना शुरू हो जाती है। जो GnRH यानी गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स के माध्यम से दाढ़ी मूछ निकलना शुरू हो जाती है। इसे हम बोलते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण। शरीर पर बालों का निकलना, द्वितीयक लैंगिक लक्षण। तो ये लक्षण होते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित हो जाते हैं। नंबर थर्ड मान लीजिए, थर्ड में आ जाइए। शरीर मजबूत और सुडौल हो जाता है। नंबर 4, होगा जनन लैंगिक जनन करने के लिए परिपक्व हो जाते हैं। अब
चौथा पॉइंट होगा लैंगिक जनन करने के लिए परिपक्व हो जाते हैं, करने के लिए परिपक्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कई कंडीशन होती है वो मेल में। अब देखिए फीमेल में, फीमेल यानी मादा में लैंगिक यौवनारंभ किशोरावस्था में लक्षण। चाहे मैं बोले दे रहा हूँ, लिखने में टाइम लगेगा क्योंकि टाइम इतना नहीं है। तो फीमेल में किशोरावस्था में क्या होता है कि कुछ ऐसे उभार दिखाई देते हैं। नंबर फर्स्ट, स्तनों का विकास होना। नंबर सेकंड होता है कुछ कमर से नीचे के हिस्सा में थोड़ा विकास होना। नंबर थर्ड होता है कंधे श्रोण मेखला का विकास हो जाना। और नंबर 4 होता है जननांगों पर बालों का होना, द्वितीयक लैंगिक लक्षण। तो ये सभी फीमेल में है। अब समझते हैं हम जनन तंत्र, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, वो समझेंगे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो हम समझेंगे, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। तो नर जनन तंत्र सबसे पहले पढ़ेंगे हम, नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र में क्या होता है वो समझते हैं। तो सबसे पहले इसको बोलते हैं हम वृषण कोश। वृषण कोश, स्कोटम। ठीक है, ये होते हैं टेस्टिस, वृषण, इसे बोलते हैं हम टेस्टिस, वृषण, स्कोटम, टेस्टिस। अब देखिए ये टेस्टिस होते हैं, ये शरीर से बाहर लटके हुए होते हैं, क्योंकि शरीर से कम ताप रहना चाहिए। अगर शरीर के बराबर इनमें टेम्परेचर हो जाएगा तो इनमें जो शुक्राणु होते हैं वो निष्क्रिय हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। तो कहने का मतलब इसीलिए ये शरीर से बाहर होते हैं। स्कोटम एक थैली में रहते हैं अलग, जिससे शरीर का जैसे मान लीजिए टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इससे 1 डिग्री सेल्सियस माइनस में होगा, यानी 36 डिग्री सेल्सियस इस वृषण कोश का टेम्परेचर होता है, यानी कम टेम्परेचर रहना। इसीलिए ये शरीर से वृषण कोश में अलग थैलीनुमा होते हैं। तो ये इसका रीजन ये होता है अलग रहने का। तो ये कंडीशन होती है। अब इसके बाद में समझते हैं हम वृषण कोश के बाद में आता है हमारा नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र में क्या है कि जैसे शुक्रवाहिनी, अब नर जनन तंत्र में शुक्रवाहिनी, देखिए इसको हम बोलते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग। इसे क्या बोलते हैं हम? प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राथमिक लैंगिक अंग ये कहलाता है। उसके बाद में नेक्स्ट सहायक द्वितीयक लैंगिक अंग होते हैं। सहायक द्वितीयक लैंगिक अंग,
सहायक द्वितीयक लैंगिक अंग। सहायक द्वितीयक लैंगिक अंग। अब ये अंग कैसे है? सहायक द्वितीयक लैंगिक अंग है। जैसे अब देखिए, ये तो प्राथमिक लैंगिक अंग हो गया। अब इसके बाद में कुछ ऐसी अंग होते हैं जो सहायता करते हैं। जैसे नंबर 1 आ जाइए, सहायक में रीट टेस्टिस। सहायक में भी हमारे द्वितीयक लैंगिक अंग में, सहायक द्वितीयक लैंगिक अंग में नंबर फर्स्ट होता है सहायक नलिकाएं। सहायक नलिकाएं, सहायक नलिकाएं, सहायक द्वितीयक लैंगिक में नंबर फर्स्ट सहायक नलिकाएं। अब सहायक नलिकाएं क्या होती हैं वो समझते हैं। तो नंबर 1 होती है रीड टेस्ट, रीड टेस्टिस। रीड टेस्टिस सहायक नलिकाओं में होती है रीड टेस्टिस। उसके बाद में होती है शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका। उसके बाद में शुक्रवाहिका हो गई। शुक्रवाहिका फिर अधिवृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिका अधिवृषण, ये हमारी सहायक नलिकाएं होती हैं। उसके बाद में होती है सहायक ग्रंथियां। नंबर 2 सहायक ग्रंथियां। तो वो हम समझते हैं सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियां, सहायक ग्रंथियां। अब सहायक ग्रंथियां क्या क्या होती वो समझते हैं। अब देखिए सहायक जो ग्रंथियां होती वो कितनी होती कुल, तो वो समझते हैं। जैसे सहायक ग्रंथियों में हमारा आएगा शुक्राशय, प्रोस्टेट, शुक्राशय और प्रोस्टेट, शुक्राशय प्रोस्टेट हो गया हमारा। अब शुक्राशय और प्रोस्टेट क्या करते हैं? नेक्स्ट बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल इत्यादि होती है हमारी काउपर ग्रंथियां। नेक्स्ट आता है हमारा काउपर ग्रंथियां, काउपर ग्रंथियां, काउपर ग्रंथियां यानी शुक्राशय, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल और काउपर ग्रंथियां। तो अब कहने का मतलब ये हमारा मानव जनन तंत्र का टेस्टिस का संरचना थी। संरचना में इसमें सहायक ग्रंथियां और नलिकाएं हमने बता दी, रीड टेस्टिस और शुक्रवाहिका और अधिवृषण। अब प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करती है? प्रोस्टेट ग्रंथियां करती हैं कि जो भी पदार्थ था उन पदार्थों को प्रोटीन युक्त बना करके, और बल्बो यूरेथ्रल चिकनाई प्रदान करती, काउपर ग्रंथियां उनमें सहायता प्रदान करती। ये इनके कार्य होते हैं मानव जनन तंत्र में। ये सभी जनन तंत्र के भाग हैं। तो अब समझेंगे हम मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र। अब मानव लैंगिक में मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र।
अब मादा जनन तंत्र की जो संरचना होती है वो ऐसी होती है। ये संरचना होती है मादा जनन तंत्र की। इसके वो बोलते हैं हम गर्भाशय ग्रीवा। ग्रीवा, गर्भाशय ग्रीवा। इसे बोलते हैं अंडवाहिनी। अंडवाहिनी जिसे बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब। इसको बोलते हैं हम झालर, फिम्बरी, झालर, फिम्बरी। झालर, फिम्बरी। इसको बोलते हैं यौन द्वार, यौन। यानी ये गर्भाशय ग्रीवा होती है। इसे झालर, फिम्बरी, इसे यहाँ से इतनी दूरी को बोलते हैं हम इस्थमस। इसे बोलते हैं इस्थमस जंक्शन। इंग्लिश में लिख दीजिए इस्थमस जंक्शन। इस्थमस जंक्शन। और इसको बोलते हैं हम अंडाशय। 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 इसको बोलते हैं हम गर्भाशय। गर्भाशय। ये गर्भाशय, अंडवाहिनी जिसे इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, झालर, फिम्बरी और गर्भाशय ग्रीवा। अब देखिए यहाँ से अंडाशय से, इस अंडाशय से जब ऋतुस्राव आता है, जब मादा परिपक्व हो जाती है, तो उस समय रजोधर्म, जिस आर्तव चक्र आना शुरू हो जाते हैं। तब इसमें से अंडाशय से अंड मोचित होते हैं और ये यहाँ से गति करते हुए यहाँ आते हैं और इधर से मादा में जो नर युग्मक, यहाँ से ये शुक्राणु है, ये गति करता हुआ यहाँ पर आकर के मिलते हैं। यानी इस्थमस पर, मानिए यहाँ से एक अंडा निकला, अंडकोश, अंडाणु निकला और इधर से शुक्राणु गया, दोनों आपस में आकर के यहाँ पर मिलते हैं। इसको बोलते हैं इस्थमस जंक्शन। यहीं पर आकर के इनका मिलन होता है, शुक्राणु और अंडाणुओं का। और जब मिलन होता है तो यहाँ पर एक झाल वो होती है, जिसमें कहने का मतलब ये कुछ इसके अंदर रासायनिक तत्व होते हैं जो ये इसको नष्ट कर देता है और अंदर इसमें शुक्राणु प्रवेश कर जाता है इस अंडा और जाकर के एक ये हम विस्तार से समझाएंगे जब क्लास 12th में। यहाँ तक सिर्फ कहने का मतलब जनन तंत्र ही समझना है हमें मादा में। जब मादा जनन तंत्र, अब मादा जनन तंत्र में अब देखिए दूसरी बात आती है इसमें फैलोपियन ट्यूब। अब देखिए मादा में
ट्यूब लगा करके, यानी फैलोपियन ट्यूब, वैसेक्टोमी जिसे बोलते हैं, नसबंदी वैसेक्टोमी। यहाँ से क्या करते हैं कि यहाँ से वैसेक्टोमी को बांध देते हैं, यहाँ से काट करके ये वैसेक्टोमी को बांध देते हैं। इधर ये बांध दिया, इधर ये काट करके बांध दिया, बांध देते हैं। ये बांध दिया, ये बांध दिया। और जब बांध देते हैं तो क्या होता है, यहाँ से जो अंडाणु निकलेंगे इधर आएंगे नहीं, और यहाँ से जो शुक्राणु आएगा वो यहाँ अंडाणु से मिल नहीं पाएगा, और जब मिल नहीं पाएगा तो संतान हो नहीं पाएगी। तो इसे हम बोलते क्या, वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी यानी मादा की अंडवाहिनी को काटकर बांध देते हैं, जिसे वैसेक्टोमी कहते हैं। अब मादा में ये तो हो गया। अब पुरुष में क्या करते हैं कि शुक्र वाहिनी को काट करके उसे बांध दिया जाता है। जैसे ये है, हमने बताया था संरचना में, आपको बना करके दिखाया था। जैसे ये है, ये जो है, अब इसमें से शुक्राणु आएगा तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें भी क्रॉस लगा देते हैं यहाँ और यहाँ, इसे बांध दिया जाता है शुक्रवाहिनी को काट करके, जिसे बोलते हैं हम वास डिफरेंसिया। शुक्रवाहिनी को रिलेशन में बोलते हैं वास डिफरेंसिया, वास डिफरेंसिया, वास डिफरेंसिया। इसको काट करके बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु निकल नहीं पाता मादा से, मादा के अंडाणु से मिल ही नहीं पाएगा तो संतान हो ही नहीं पाएगी। ये होता है वास डिफरेंसिया, जिसे बोलते हैं हम, नहीं, इसे बोलते हैं हम ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, इसे बोलते हैं हम वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी। यानी वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, ये हम बंधीकरण होता है मादा जनन तंत्र में और नर जनन तंत्र में। तो यहाँ तक हमारा पार्ट क्लियर हुआ। अब देखिए दंपत्य, अब बंधीकरण। अब बंधीकरण में क्या होता है कि कॉपर्टी, अब हम मुख्य रूप से कॉपर्टी, अब बंधीकरण, जनन स्वास्थ्य के बारे में समझेंगे। जनन स्वास्थ्य, अब जनन स्वास्थ्य में क्या है कि हम अपने स्वास्थ्य में किस प्रकार से सुरक्षा कर सकते हैं। जैसे मालाडू कॉपर्टी 375 और कॉपर्टी 322, और भी कई एक हमारे कार्यक्रम चलते रहते हैं परिवार नियोजन पर। अब परिवार नियोजन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, वो हमारा होता है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य के माध्यम से हम कई एक पर अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रख सकते हैं। तो कैसे रख सकते हैं वो समझते हैं। कॉपर्टी, कॉपर्टी होती है इस आकार की, कॉपर्टी टी के आकार की, इसे बोलते हैं कॉपर टी, कॉपर टी। इस कॉपर टी को यहाँ लगा दिया जाता है गर्भ में, और जब यहाँ से ये अंडाणु जाएगा, अंडाणु, तो ये आयन, इसमें से कुछ आयन रिलीज होते हैं, आयन, और आयन रिलीज होते हैं, वो इन अंडाणुओं को निष्क्रिय कर देते हैं। निष्क्रिय यानी नष्ट कर देते हैं, आगे ये यहाँ पर पहुंच ही नहीं पाते जो संतान बन सके। तो ये होता है जनन स्वास्थ्य। कई एक उसके पहलू होते हैं, वो आप किताब से पढ़ लेंगे, ज़्यादा कोई हाई नहीं है, हमने आपको उदाहरण बता दिया, यही अधिक पूछा जाता है कॉपर्टी। और भी अन्य कई एक उदाहरण होते हैं। तो प्रिय भाइयों, इसमें कहने का मतलब जनन स्वास्थ्य, जनन स्वास्थ्य में कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं वो हमें पढ़ना है, ठीक है। जनन स्वास्थ्य, कॉपर्टी हमने बताया जनन स्वास्थ्य के लिए, तो कॉपर्टी का हम प्रयोग कर लेते हैं। और जनन स्वास्थ्य के लिए मुख्य रूप से कुछ बातें याद रखना पड़ता है कि जनन स्वास्थ्य कई एक बीमारियां होती, जैसे HIV रोग होते, जैसे सुजाक, सिफिलिस,
सिफिलिस और गोनोरिया सुजाक। अब ये कुछ रोग ऐसे जो यौन संचारित रोग हैं। कैसे? यौन संचारित रोग, इनको बोलते हैं हम यौन संचारित रोग। ये ऐसे रोग हैं जो यौन संचारित। HIV रोग है एक ऐसा जिसे हम बोलते हैं एड्स, जिसकी फुल फॉर्म हमने लिखाई थी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब एड्स की फुल फॉर्म होती है, ये एक HIV कारक इसका होता है HIV, यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस एक्वायर्ड इम्यूनो। अब सुजाक, सिफिलिस, गोनोरिया यौन संचारित रोग हैं। ये ऐसे रोग हैं जो यौन संचारित रोग होते हैं। यौन संचारित रोग वो कहलाते जो लैंगिक संपर्क करने पर व्यक्तियों में एक दूसरे में पहुंच जाते हैं, वो यौन संचारित रोग होते हैं। अब इनके लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान महिलाओं को रखना चाहिए। उसके बाद देखिए सुजाक, सिफिलिस। अब ये इनका प्रयोग हम कैसे बच सकते हैं? एक्वायर्ड एड्स से बचने का उपाय कंडोम है, और भी कई एक उपाय हैं। ऐसे रोगियों के पास जाना नहीं चाहिए या संबंध बनाना नहीं चाहिए, तो हम बच सकते हैं। जनन स्वास्थ्य से हम बच सकते हैं। तो कई एक ऐसे लक्षण होते हैं। तो ये जनन स्वास्थ्य है। जनन स्वास्थ्य का बस इतना ही बहुत है एग्जाम्पल, आपके ज़्यादा नहीं है सिलेबस में, तो बस इसी को आप पढ़ते रहेंगे और ये सभी लक्षण आप पढ़ लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि हमारी अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छे कमेंट करें। उनमें हम आपसे कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें आप यानी हम पूछेंगे नर जनन तंत्र में सहायक ग्रंथियों के नाम बताइए। कमेंट में हमें ज़रूर लिख के रखे भेजें, जिससे हमें भी कुछ पता चले कि आपको कुछ मिल रहा है। और मादा जनन तंत्र में इस्थमस जंक्शन कहाँ पर होता है, शुक्राणु कहाँ पर मिलते हैं, तो इस चीज़ को बताएंगे। बस यही 2 क्वेश्चन। बहुत बहुत धन्यवाद।